वो हमारे नंबर बढ़ाता है और प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करते हैं। तो एनालिसिस है यूपीएससी पीवाई के उस पे फोकस करता हूँ। इतिहासकार ना आते तो कैसी स्थिति होती भारत की। ओके। नाम शतांक सत्यार्थी है। मैं शाहजहाँपुर का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। और ये मेरा सिविल सेवन 6 अटेम्प्ट है। मेंस कौन सा है आपका ये मेंस मेरा सेकंड मेंस है। 2021 में मेंस दे चुका हूँ मैं। इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है। इंटरव्यू फर्स्ट है। तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। और क्वेश्चन टाइप से नहीं आया था, ज़्यादातर रैंडम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इतिहास जो ऑप्शनल है मेरा, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, रैंडम क्वेश्चन थोड़ा रिवील करना चाहेंगे, किस टाइप के रैंडम क्वेश्चन पूछे गए? रैंडम क्वेश्चन न्यूज़पेपर से सेंट्रिक थे। जैसे कि उन्होंने पूछा है टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसी तरीके से पूछे गए। और ऑप्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? ऑप्शनल में वही इतिहास, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ब्रिटिश इतिहासकार ना आते तो कैसी स्थिति होती भारत की। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आपसे पूछा हो या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस यही पूछा गया। ओके। ये आपका 6th अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट। और मेंस कौन सा था आपका ये? सेकंड मेंस। सेकंड मेंस था। तो अगर मैं बात करूँ पूरी जर्नी की, तो इतना मोटिवेशन आया कहाँ से? 6th अटेम्प्ट के यहाँ सस्पेंस नहीं रह पाता ना, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आपको कैसे, कहाँ से मोटिवेशन आया? मुझे मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। प्रीलिम्स में दिक्कत जैसे सबको होती है वैसे मुझे भी हुई, इस वजह से इतना लंबा समय लग गया। जैसे जैसे मुझे स्ट्रेटजी पता है किस दिशा में जाना है, सारे सोर्सेस में मुझे पता है कौन कौन से पढ़ने हैं, तो उन्हीं में मैंने स्टिक किया। और अच्छा, जो बैरियर था वो प्रीलिम्स बन रहा था, जी, कह सकते हैं इस चीज़ को। तो प्रीलिम्स की अपनी किस तरीके की स्ट्रेटजी थी, किस तरीके को अपने इस बार का प्रीलिम्स को और बेहतर किया? प्रीलिम्स में जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और दूसरा जो एनालिसिस है यूपीएससी पीवाई के उस पर फोकस करता हूँ। बस ये दो चीज़ें हैं। बाकी करंट अफेयर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए होता है। ओके, आपने पीवाईक्यू बोला, तो पीवाईक्यू किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि जो ऑडियंस है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं पीवाईक्यू, हर कोई पीवाईक्यू, क्योंकि और भी कैंडिडेट पीवाईक्यू बोल रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू समझना कैसे, कैसे उनको टिक मार्क करना है? पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है हम उसमें लॉजिक अपना कैसे अप्लाई करते हैं। अगर उसके बारे में हम समझ जाते हैं, यूपीएससी किस हिसाब से ऑप्शन सेट करता है, अगर वो चीज़ें समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे नंबर बढ़ाता है और प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं इससे। थीम को कैसे पकड़ें कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? अगर मैं, ये पीवाईक्यू है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, तो हम इससे और कैसे क्वेश्चन इसको टारगेट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं? हाँ, जो पीवाईक्यू कुछ थीम्स हमेशा रिपीट होती हैं और अगर हम उन डायमेंशंस को कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा करते हैं वो। थोड़ा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप? अगर सब्जेक्टिव बात करूँ मैं, हिस्ट्री से लेकर एनवायरनमेंट तक की, तो किस टाइप का आपका शेड्यूल था प्रीलिम्स को लेकर? प्रीलिम्स में वही स्टैटिक पोर्शन पहले कवर करने की कोशिश करता हूँ। करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू एनालिसिस, बस ये तीन चीज़ें मेरी स्ट्रेटजी रहती है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में अपना मतलब देख लेता हूँ, मतलब जो तैयारी है मेरी ठीक जगह, ठीक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपने कितनी लगाई थी प्रीलिम्स से पहले? ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं, मैक्सिमम 25 to 30 लगाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ओके, लगाता हूँ। उसमें सब्जेक्टिव थी या फिर पूरा? नहीं, कुछ सेक्शनल लगाता हूँ और बाकी 3-4 कोचिंग्स के मैं फुल लेंथ पेपर लगाता हूँ, जिसमें बाजीराव ये वाली। ओके, तो कह सकते हैं तो टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का दोनों अहम रोल इसके अंदर रहता है। तो अगर थोड़ी मेंस की बात कर लूँ मैं, तो मेंस की किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी? मेंस के लिए मैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने पहले तो कंप्लीट सिलेबस कोशिश करता हूँ। उसके अलावा जो कि टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, उनके माध्यम से देखता हूँ मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए। जो उनका स्ट्रक्चरिंग है उसको फॉलो करता हूँ। कुछ टॉपर्स के नोट्स भी मैंने फॉलो किए हैं। जो मतलब जो हमारे गैप्स होते हैं उनको फिल करता है। ओके, इस यूपीएससी की जो फाउंडेशन होता है, वो किस तरीके से आपने तैयार किया? इसमें कोई एडवांस बुक आपने यूज़ की है या फिर एनसीईआरटी से इसकी शुरुआत की? मेंस के लिए मैंने एडवांस बुक्स तो कोई नहीं पढ़ी हैं, हम्म, बाकी कुछ टॉपर्स के नोट्स पढ़े हैं। और बस ऐसे मैंने गूगल से करके कुछ नोट्स होता है कोचिंग के, वैसे पढ़े हैं। ओके। आपने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? नहीं, एनसीईआरटी मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी। वो तो मुझे अभी याद भी नहीं है। उस टाइम पे जब आपने फाउंडेशन को हाँ, जब क्लियर मैंने किया था? स्टार्टिंग में शुरुआत करी तब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ खाली, बाकी कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मैंने। क्या लगता है एनसीईआरटी रिलेवेंट है यूपीएससी जनरल के लिए? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी देखो, जो स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा है तैयारी, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको एनसीईआरटी से अपना बेस क्लियर करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि उसके बाद हम चीज़ें फिर अलग तरीके से समझेंगे और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी हमें समझ में आएँगी। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए लोगों ओके, को। ये आपका 6th अटेम्प्ट है। जी। और पिछले अटेम्प्ट से क्या बेहतर करने की कोशिश की तब यहाँ तक पहुँचे कि हाँ, ये मैंने इस बार अच्छा किया है?
वही पिछले अटेम्प्ट में जैसे कि कुछ नॉलेज की कमी रह जाती है या फिर थोड़ा प्रेशर हो जाता है, इन वजह से रह जाता है। और सी सेट वैसे भी कठिन होता जा रहा है, इसमें भी समस्याएं उत्पन्न हुई है मेरे लिए, तो मैंने सी सेट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया इस बार। क्या ज़्यादा ध्यान दिया सीसेट में, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव मैथ या फिर रीजनिंग, किस चीज़ को आपने ज़्यादा? सी साइड में भी कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हुँ, क्योंकि जो मैथ्स की जो नेचर है, क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी कठिन आते हैं, तो हम अगर एक ही पोर्शन पे भरोसा करते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। राइट। तो मैंने जो जितने भी टॉपिक्स हैं पीवाईक्यू में, सी सेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अलग से तैयार किए हैं, और जो क्वेश्चन पीवाईक्यू वो भी सॉल्व किए हैं। तो 33 मार्क्स ला सकते हैं ऐसे। ओके। अगर मेंस की थोड़ी मैं बात करूँ, पेपर 1 से लेके 4 तक के, तो उसके लिए आपकी क्या बुकलेट थी, क्या रिसोर्स थे आप? पेपर 1 से 4 तक जो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो वहाँ से मेरा हिस्ट्री हो गया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने पीवाईक्यू पढ़े हैं, हुँ, हुँ। और मेंस के लिए भी कुछ टॉपर्स के नोट्स मैंने पढ़े हैं, और कुछ कोचिंग वगैरह के नोट्स मैंने जैसे जीएस3 किसी कोचिंग से मैंने उठाए थे नोट्स, ओके। वहाँ से पढ़े हैं। आपने कोई कोचिंग जॉइन किया या सिर्फ नहीं, कोचिंग नहीं जॉइन की है, बस नोट्स उठाए मैंने नोट्स? कोचिंग से। ओके, क्या लगता है कि जो स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, कोचिंग किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर कोचिंग नहीं करते हैं, तो क्या हम सेल्फ स्टडी करके इसको क्रैक कर सकते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं, किसी को कोचिंग की आवश्यकता होती है, किसी को नहीं होती है। तो मैंने कोचिंग पे नहीं रिलाई किया, अपने अपने ऊपर भरोसा रखा है। तो मेरी स्ट्रेटजी स्वीट सिंपल थी, इसलिए मैंने निकाला है। ओके, यहाँ पर डाउट होता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का कि जो करंट अफेयर होती है, करंट अफेयर को हम पेपर में कैसे ऐड करें? ये कैसे पता लगाएँ कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए है, कैसे उसको पकड़ें? प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का मुझे लगता है ज़्यादा रोल नहीं रहता है। मेंस की बात। हाँ, और मेंस में करंट अफेयर्स चीज़ें लिंक करने के लिए वैल्यूडेशन के पार्ट के लिए ठीक है, और कुछ इश्यूज़ करंट में रहते हैं, वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो हमें मतलब रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो सब अच्छे से बेहतर समझ सकते हैं, उनको हम पेपर में लागू कर तो सकते हैं। आपका क्या रिसोर्स था वैल्यू एडिशन के लिए? मैंने द हिंदू पढ़ा है रेगुलरली, और नोट्स मेकिंग ज़्यादा नहीं करी, लेकिन कुछ डेटा वगैरह है, उनको मैंने लिखते रहा हूँ साथ-साथ। आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट कर देना चाहिए किया था? 2021 में ही मैंने मेंस लिखा था, उसके बाद से आंसर राइटिंग शुरू करी, उससे पहले मैंने आंसर राइटिंग नहीं की। ओके। अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या-क्या स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए और किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना चाहिए? आंसर राइटिंग सबसे पहले तो बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। आप अपना जो नॉलेज है उसको, जो क्वेश्चन की की डिमांड है उसके अनुसार प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हुँ, हैं। हुँ। जब वो हम कर लेते हैं तो फिर स्ट्रक्चरिंग में भी बेहतर सुधार करने की कोशिश करते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग्स, उसमें वैल्यू एडिशन, और धीरे-धीरे सीधे सुधरेंगे। हमको टॉपर्स के नोट से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि वो कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। फिर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनमें सुधार करके। ओके। जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? अब इस बार अब क्या करें, क्या नहीं करें? अगर आप लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टैटिक क्वेश्चन आपका अच्छा होना चाहिए, और पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से करिए। इससे आपका प्रीलिम्स में आसानी से निकल सकता है।